गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बीएससी बीएड थर्ड ईयर में चल रहा है पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें हमने कल एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत के बारे में। और आज हम इसमें जानेंगे रूट प्रेशर थ्योरी, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है जल अवशोषण का, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रसारोहण, जो कि जल अवशोषण से ही संबंधित है। जल का अवशोषण होगा जड़ों द्वारा, तभी तो जल ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जल के ऊपर तक आरोहण में कुछ बल या सिद्धांत काम करते हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। हमने कुछ प्रयोग ऐसे देखे थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जल का ऊपर की ओर आरोहण जाइलम तत्वों द्वारा होता है, यानी कि जाइलम द्वारा होता है, ना कि जीवित ऊतकों द्वारा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको स्पष्ट भी किया है अपने प्रयोगों से। कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि जल का ऊपर की ओर आरोहण जीवित कोशिकाओं द्वारा या सजीव कोशिकाओं द्वारा होता है। तो अगला जो है वो है रूट प्रेशर थ्योरी। देखिए, जब मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि मूल रोम में डीपीडी कैसी होती है? अधिक होती है, जबकि बाह्य वातावरण या मृदा विलयन में जो डीपीडी है वो कम होती है। तो जल सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर मूव करता है। तो इस वजह से जो मूल रोम है वो जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम द्वारा जल अवशोषित होने के बाद आगे वो एपिब्लेमा, उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जो एंडोडर्मिस है वहाँ, फिर पेरिसाइकिल से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? जाइलम तक पहुँचता है। और जाइलम में जल अवशोषण की वजह से, यानी जाइलम जहाँ है तो वहाँ पर जल संग्रहित होगा, उस वजह से जाइलम में एक तनाव या बल उत्पन्न होता है, जिसे हम द्रवस्थैतिक दाब या द्रवस्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, यही क्या है? मूल दाब कहलाता है। इसी को हम मूल दाब कहते हैं। मूल दाब शब्द जो है रूट प्रेशर जो शब्द है वो किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने दिया था। रूट प्रेशर ये वर्ड किसने दिया? ये दिया था स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप कार्यकी का जनक। जबकि रूट प्रेशर की थ्योरी के बारे में ये तो दिया था इसने 1727 में, ठीक है। जबकि रूट प्रेशर सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत, ये दिया था जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। जबकि रूट प्रेशर जो वर्ड है, मूल दाब शब्द किसने दिया? स्टीफन हेल्स ने। तो रूट प्रेशर थ्योरी कहती क्या है कि मूल दाब जल को तने में ऊपर धकेलने में कामयाब होता है, यानी कि जड़ों में जो मूल दाब उत्पन्न होगा वो जल को ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे जल पत्तियों में उपस्थित मीजोफिल कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत तो यही कहता है। और जल का परिवहन, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा देखो समझ सकते हैं। किस तरह से समझेंगे? मैंने आपको कल या परसों एक प्रयोग के बारे में बताया था, जिसमें हम मूल दाब का मापन करते हैं। तो एक कटा हुआ शीर्ष लेते हैं, तने का कटा हुआ शीर्ष है ये तना कटा हुआ ऊपर से, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया था कि एक जल से भरे बीकर में या गमले में था ये। तो क्या होता है, जब हम तना काटते हैं तो फिर यहाँ से जल का स्त्राव होना शुरू हो जाता है कटे हुए तने से। ये है कटिंग स्टेम। तो यहाँ से जल का स्त्राव शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से यह जल का स्त्राव क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। इसे क्या कहेंगे हम? रस स्त्राव कहते हैं। तो रस स्त्राव किसका परिणाम है? मूल दाब का ही परिणाम होता है रस स्त्राव। इसी तरह से बिंदु स्त्राव जब सुबह के वक्त या शाम के वक्त या कुछ
ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी नमी होती है वहाँ पर क्या होता है, पत्तियों के किनारे से जल की बूंदें निकलनी शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। तो बिंदु स्राव और रस स्राव जो है वो मूलतः किस को स्पष्ट करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी को। तो रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में कुछ आपत्तियाँ भी हैं। अधिकतम मान जो रूट प्रेशर का है वो कितना होता है, मूल दाब का अधिकतम मान कितना माना जाता है, 2 atm तक माना जाता है। अब देखिए कुछ पादप ऐसे भी हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, तो इसमें कुछ पादप 120 मीटर ऊंचाई तक भी, लंबाई तक भी होते हैं, कुछ 130 भी होते हैं, कुछ 150 तक भी पाए जाते हैं। तो जो छोटे पौधे हैं ये जिम्नोस्पर्म में लंबे पौधे हैं। रूट प्रेशर थ्योरी कहाँ काम करती है, रूट प्रेशर थ्योरी वहाँ काम करती है जहाँ पर पौधों की लंबाई कितनी हो, कम हो, यानी कि छोटी लंबाई वाले पौधे हों, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर या 30 मीटर लंबाई वाले, ऊंचाई वाले पौधे हों, तो वहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी काम कर सकती है। इससे ऊपर ये काम नहीं करती है। ये कुछ आपत्तियाँ हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा, जो कि ये बताती हैं कि रूट प्रेशर जो है वो सभी पादपों में लागू नहीं होता, रूट प्रेशर थ्योरी। जैसे पहली आपत्ति यही है क्योंकि इसका निम्नतम मान कितना होता है, 2 atm तक होता है, जबकि पादपों में जल ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 30 atm तक जो है दाब होना ज़रूरी है। तो 30 atm है नहीं, ये तो 2 atm ही है। तो 2 atm से ज़्यादा 20 से 30 मीटर ऊंचाई वाले पौधों में जल का आरोहण हो सकता है, ना कि 120 मीटर 130 मीटर वाले पौधों में। ठीक है। इसके बाद दूसरी आपत्ति क्या कहती है, दूसरी आपत्ति ये कहती है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल का ऊपर की ओर आरोहण मूल के अभाव में भी हो सकता है। अगर पौधे में उसकी जड़ें नहीं है, यानी कि हम केवल अगर शाखा को किसी जल से भरे बीकर में लगा दें तो यहाँ पर जड़ें नहीं हैं, लेकिन हम देखेंगे कि शाखा जो है वो कैसी बनी रहती है, स्फीत बनी रहती है। उसका कारण यही है कि जड़ों की अनुपस्थिति में भी जो जल है उसका ऊपर की ओर आरोहण होता है। जल का आरोहण बता रहा हूँ मैं, ऊपर की ओर होता है, ना कि वृद्धि। वृद्धि एक अलग मैटर है। पौधों की वृद्धि जिसमें जनन अंग उत्पन्न होते हों, सुचारू रूप से अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करते हों, तो ऐसा तो जड़ों के साथ ही होता है, क्योंकि जो खनिज पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता किससे पूरी होती है, जड़ों से ही पूरी होती है। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए पादप को स्फीत बनाए रखना है, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि जो मृत कोशिका है जाइलम, उसी से जल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो अगर मूल नहीं हो, जड़ें नहीं हो, तो भी जल ऊपर की ओर आरोहण कर सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आपत्ति इसके अंदर बताई थी, ऑब्जेक्शन बताया था, कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनमें मूल दाब नहीं पाया जाता। रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है वहाँ तक इनके अंदर मूल दाब नहीं पाया जाता। जबकि हम क्या देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में ही कुछ ऐसे पादप हैं जिनकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है, 120 से 130, 140, 150 मीटर तक हो सकती है, होती हुई है। जैसे सिकोइया जाइजेंटियम जो प्लांट है वो किसका पादप है, वो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो मूल दाब का अभाव है। अगर मूल दाब कंसेप्ट वहाँ लागू होता तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में अगर ये मूल दाब की वाली थ्योरी लागू होती तब तो हम कह सकते थे, परंतु मूल दाब है ही नहीं जिम्नोस्पर्म में। फिर भी क्या है, जल का आरोहण सिकोइया जैसे लंबे वृक्षों में भी होता है, जिनकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, लगभग 130 मीटर तक पाई जाती है। तीसरी बात यह है कि जो तेज वाष्पोत्सर्जन है, तेज वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों में मूल दाब नहीं देखा जाता। जब जो ट्रांसपिरेशन तेज हो रहा हो तब मूल दाब एब्सेंट होता है, जबकि ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, फिर भी क्या होता है, मूल दाब नहीं पाया जाता। तो मूल दाब नहीं पाया जाता तो फिर होता क्या है, देखिए
जो भी मूल दाब उत्पन्न होता है वो न्यून वाष्पोत्सर्जन के दौरान होता है, ना कि तेज वाष्पोत्सर्जन के दौरान। जब वाष्पोत्सर्जन की दर न्यूनतम होती है या कम होती है तब मूल दाब उत्पन्न होगा। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रसारोहण की दर कैसी हो जाती है, फिर न्यूनतम हो जाती है। तो इस तरह से एक ये ऑब्जेक्शन है। तो अगला क्या है, पौधों में जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि 2 ATM तक दाब होता है, तो 2 ATM तक का जो दाब है वो लंबे पौधों में रसारोहण के लिए अपर्याप्त होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई रूट प्रेशर थ्योरी। नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल फोर्सेज थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जल के आरोहण में ना तो सजीव कोशिकाएं भाग लेती हैं, ना कोई मूलदाब का रोल होता है, ठीक है। बजाय किसका रोल होता है, भौतिक बलों का रोल होता है, यानी कि भौतिक बलों की भूमिका होती है जल के आरोहण या रसारोहण में। तो ये बल कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे हम। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है केशिकातव सिद्धांत। कैपिलैरिटी थ्योरी, इसे कहते हैं केशिकातव सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, देखिए बोहम नामक एक वैज्ञानिक था, बोहम। ये वैज्ञानिक क्या कहता है, ये कहता है कि जल का ऊपर की ओर आरोहण जाइलम वाहिकाओं में केशिकातव के कारण होता है। केशिकातव का मतलब यहाँ पर क्या है, केशिकातव का मतलब ये है कि जो संकरी नलिकाएं होती हैं, जैसे हम ये संकरी नलिका है, ठीक है। तो इन संकरी नलिकाओं में जो इनकी अंदर की सरफेस है, अंदर वाली जो सतह है, इस सतह पर पृष्ठ तनाव होता है और इसी पृष्ठ तनाव की वजह से जल ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। ये बात कौन कहता है, बोहम कहता है, ठीक है। यानी बोहम क्या कह रहा है कि जो कोशिकाएं हैं, जाइलम की वाहिनिकाएं हैं, उनमें संकरी नलिकाएं होती हैं और उनकी नलिकाओं की भीतरी पृष्ठ पर यानी भीतरी सतह पर पृष्ठ तनाव पाया जाता है। इसी पृष्ठ तनाव की वजह से जल ऊपर की ओर मूव करता है, यानी ऊपर की ओर उसका आरोहण होता है। लेकिन बोहम का ये विचार सही क्यों नहीं माना जाता, देखिए बोहम का ये विचार इसलिए सही नहीं माना जाता, इसमें कुछ आपत्तियां हैं। वो आपत्तियां क्या है, रसारोहण की दृष्टि से केशिकातव का मान बहुत कम माना जाता है, यानी कि रसारोहण होने के लिए बहुत ज़्यादा मान या बल की आवश्यकता होती है, लेकिन केशिकातव जो है उसमें इतना बल नहीं पाया जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली जो ये नलिका है या वाहिनिका है, उनका जो व्यास है वो 0.3 mm तक होता है, जो मिली व्यास है वहाँ तक ये पाई जाती है। तो इतने मिली व्यास की जो नलिका है उसमें जल ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर चढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 10 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन 120-130 मीटर तक अगर जल ऊपर चढ़ना होता हो तो फिर यहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि इसकी जो संकरी नलिका है उसमें पृष्ठ तनाव या केशिकातव का मान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो 5 मीटर की ऊंचाई तक अगर जल ऊपर चढ़ता है, 5 मीटर की ऊंचाई तक पौधे जो हैं उनमें केशिकातव सिद्धांत लागू हो सकता है। परंतु जहाँ तक केशिकातव सिद्धांत में इसने पृष्ठ तनाव वाली जो बात बताई है, तो उस पृष्ठ तनाव के लिए, समुचित पृष्ठ तनाव के लिए कुछ और भी बातें इसके अंदर है जो होनी चाहिए, लेकिन
वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। देखिए क्या, केशिका तव के लिए मुक्त सतह का होना आवश्यक होता है। अगर हमें पृष्ठ तनाव, देखिए हमारे घरों में जो नल होता है, पानी का जो पाइप होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमने नल से लगा दिया और हमें गार्डन में पानी लगाना है पौधों में, तो नल से सीधा पानी किस लिए आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर खुली सतह पाई जाती है। ठीक है, उस खुली सतह की वजह से दूसरा ये कि जो अंदर की सरफेस होती है, यानी कि ये वाली जो सरफेस है नलिका की, वो बिल्कुल समान होती है। आखिर से मतलब शुरू से लेकर आखिर तक वो समान पृष्ठ सतह वाली होती है। ठीक है, यानी अंदर की सतह बिल्कुल समान होती है। तो इस वजह से जो पृष्ठ तनाव है वो भी समान बना रहता है, तो उस वजह से जल आगे की ओर बढ़ता जाता है। परंतु वाहिनिका और वाहिका में ऐसा नहीं होता और इसलिए केशिका तव या पृष्ठ तनाव सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है। वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वाहिकाओं में खुली सतह का अभाव होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसके अंदर हमने बात की थी, जो पानी का पाइप है उसमें अंदर की ओर देखेंगे तो हमें जो अंदर की जो सतह है वो एक समान दिखाई देती है पूरी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में विभिन्न प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं, जो जालिकावत भी हो सकता है, जो कि सीढ़ी नुमा भी हो सकता है, जो कि गर्तनुमा भी हो सकता है। तो इस तरह से स्थूलन पाए जाने की वजह से जो सतह है वो एक समान नहीं रहती और इस वजह से केशिका तव यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, एक आपत्ति ये भी है कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है, अगर उनमें रसारोहण केशिका तव से होना अगर बताया जाए तो सही नहीं है, क्योंकि केशिका तव किस पर लागू होता है, वाहिकाओं पर लागू होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं होती ही नहीं है। तो फिर केशिका तव सिद्धांत जिम्नोस्पर्म पर लागू नहीं होता है। इसलिए वाहिनिका की अगर बात की जाए कि चलो वाहिका तो नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, परंतु वाहिका तो होती है, वाहिनिका तो होती है, परंतु वाहिनिका से भी ये लागू नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वाहिनिका में जो उसकी अंतः भित्ति है उस पर विभिन्न प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव सतह एक समान नहीं रहती, जो कि केशिका तव के लिए जरूरी होती है। इसके बाद स्थूलन वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये कुछ आपत्तियाँ हैं। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था बोहम ने। अगला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं हम अंतः शोषण सिद्धांत। अंतः शोषण सिद्धांत ये दिया था सैक्स ने। ठीक है, अंतः शोषण सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि अंतः शोषण द्वारा जो वाहिका और वाहिनिका है उनकी भित्तियां कोलाइडी कणों युक्त होती है। क्या कहता है सैक्स, ये कहता है कि वाहिका और वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियां जो है उनमें अंतः शोषण होता है। और अंतः शोषण होता क्यों है, क्योंकि उनकी भित्तियों में कोलाइडी कण पाए जाते हैं। ये बात ये कह रहा है सॉक्स। ठीक है, लेकिन अगर ये भी बता रहा है साथ में कि इससे 100 से 1000 मीटर तक जल ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, एटीएम दाब होता है, मतलब ये क्या कह रहा है कि वाहिनिका और वाहिकाओं की मोटी भित्तियों द्वारा अंतः शोषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन भित्तियों में कोलाइडी कण पाए जाते हैं जो कि जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और दाब कितना बता रहा है, ये 100 से 1000 एटीएम दाब बता रहा है, जो पादपों में रसारोहण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन इसका सिद्धांत भी सही नहीं है, इस पर भी कुछ आपत्तियां हैं। वो आपत्तियां ये है कि जैसे पहले ही ये स्पष्ट हो चुका है कि जल का ऊपर की ओर आरोहण वाहिका और वाहिनिका यानी वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की संक्री नली से होता है, ना कि भित्ति से। यानी ये अंदर का जो भाग है यहाँ से जल का आरोहण ऊपर होता है, इन भित्तियों द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो अंतः शोषण सिद्धांत तो पहले ही ऑब्जेक्शन में हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो ये कहता है
कि अंतःशोषण द्वारा रसारोहण की गति की दर बहुत धीमी होती है। इतनी धीमी होती है कि वास्तविक दर से कई सौ गुना कम मानी जाती है, इतनी धीमी होती है। तो ये अंतःशोषण द्वारा भी जो रसारोहण है वो भी मान्य नहीं है। तीसरा आता है वायुमंडलीय सिद्धांत। वायुमंडलीय सिद्धांत क्या कहता है कि अगला जो है वायुमंडलीय सिद्धांत। वायुमंडलीय सिद्धांत ये बात कहता है कि पत्तियों में उनकी मीजोफिल कोशिकाओं द्वारा बहुत अधिक मात्रा में रंध्रों से जल वाष्प के रूप में ह्रास किया जाता है। तो उन कोशिकाओं में हो जाती है जल की कमी, और उस जल की कमी को पूरा करने के लिए वाहिका और वाहिनिका जल को ऊपर की ओर धकेल देती है। ठीक है, तो वायुमंडलीय सिद्धांत ये बात कहता है कि वायवीय भागों में वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो उनकी कोशिकाएं हैं वायवीय भागों, जैसे पत्ती की मीजोफिल कोशिका है, तो उसके वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जल ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब भी, ये सिद्धांत भी क्या है, मान्य नहीं है। वो इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि ये ज़रूरी है कि वायुमंडलीय दाब की क्रियाशीलता के लिए आधार पर मुक्त सतह होनी आवश्यक है, एक मुक्त सतह होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी मान्य नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत, जो कि भौतिक बल सिद्धांत के अंदर ही शामिल है। इसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसे हम डिक्सन जॉली कंसेप्ट भी कहते हैं, डिक्सन जॉली कंसेप्ट भी कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या कहती है, इसे हम कोहेजन थ्योरी भी कहते हैं। कोहेजन थ्योरी, तीनों एक ही नाम है, एक ही सिद्धांत है। वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष या वाष्पोत्सर्जन उत्कर्ष सिद्धांत, डिक्सन जॉली सिद्धांत, कोहेजन थ्योरी यानी संसंजन सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। देखिए, डिक्सन और जॉली ने यह सिद्धांत दिया था। पहली बात तो ये है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी किसने दी थी? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये किसने दी थी? गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। और सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है ये, सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है। तो यह मत क्या कहता है? इस मत को समझने के लिए पहले समझना ज़रूरी है जल को। देखिए, जल जो है उसके अंदर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और जल के अणु आपस में, यानी जो जल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। और बल क्या काम करता है? सहसंयोजक बल। और जो जल के अणु हैं, जल के अणु आपस में किससे जुड़े रहते हैं? ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये बात है। जो जल के अणु हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध द्वारा ये किसके साथ जुड़े रहते हैं? जो वाहिका या वाहिनिका भित्ति से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो बंध है जिसमें जल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इस बल को कहते हैं संसंजन
बल। ठीक है, जब जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुक्त रहते हैं, एक दूसरे को थामे रखते हैं, तो वहाँ एक जो बल काम आता है वो आता है ससंजन। उसको ससंजन बल कहते हैं, यानी समान अणुओं के बीच जो बंध होता है उसको कहते हैं, या समान अणुओं के बीच आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। ठीक है, और ये है असमान अणु। इधर तो जल का अणु है, इधर वाहिका या वाहिनिका की भित्ति के कण है या भित्ति। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बल है वो क्या कहलाता है? एडिशन फोर्स। इसे कहते हैं आसंजन बल। ये आसंजन बल है। ठीक है, दो असमान अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? आसंजन बल कहलाता है। तो ये तो हो गया दो समान अणुओं के बीच, और ये हो गया दो असमान अणुओं के बीच आकर्षण, वो हो गया आसंजन बल। तो वाष्पोत्सर्जन पुल थ्योरी इन्हीं दो बलों पर आधारित है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही दो बल काम आते हैं, ससंजन बल और आसंजन बल, और इन्हीं को लेकर के हम चलेंगे। तो जल का ससंजन, इसे ससंजन बल सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जल अणुओं के मध्य उपस्थित ससंजन बल पर ही आधारित है, इसलिए इसको ससंजन बल सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, हम कुछ टॉपिक के द्वारा वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत को समझ सकते हैं, जिसमें पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जल का ससंजन क्या है। तो जल का ससंजन वही है कि जल के दो समान अणुओं के बीच आकर्षण को हम क्या कहेंगे? ससंजन बल कहेंगे, जबकि जल के अणुओं का वाहिका या वाहिनिका की भित्ति के साथ आकर्षण क्या कहलाता है? आसंजन बल कहलाता है। और यही दो बल जो है वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? ट्रांसपीरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि जल के ऊपर की ओर रसारोहण के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है जल स्तंभ की निरंतरता। तो जल जो है वो जड़ों से लेकर शीर्ष तक, यानी ये एक तना है तो यहाँ पर ये जड़ है, तो यहाँ से लेकर इस शीर्ष तक, जिसमें हम पत्ती की बात करें, ये पत्ती है, लीव्स, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सतत कॉलम के रूप में होता है, यानी कि एक स्तंभ के रूप में पाया जाता है। वो स्तंभ के रूप में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जल जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो जल अणुओं के बीच तो होता है ससंजन बल, जबकि जल अणुओं का भित्ति, जाइलम भित्ति, जो वाहिका भित्ति है, उसके साथ आकर्षण क्या कहलाता है? आसंजन बल। तो ससंजन बल तो क्या है? इस तने को बनाए रखता है, यानी कि इस तनाव को या इस जल स्तंभ को बनाए रखता है। ठीक है, और इसकी निरंतरता को कौन बनाए रखता है? इसकी निरंतरता को बनाए रखता है आसंजन बल, जो कि जल अणुओं और वाहिका, जाइलम की वाहिका की भित्ति के मध्य होता है। तो ये दोनों बल मिलकर के इस जल स्तंभ को बनाए रखते हैं, जिससे कि जल जड़ों से ऊपर शीर्ष तक लगातार पहुंचता रहता है। इसका जो अवशोषण है, जड़ों द्वारा अवशोषण होने के बाद जल निरंतर पत्तियों तक पहुंचता रहेगा। तो डिक्सन एंड जोली ने यही बात कही थी। तो वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत में हमें यही ध्यान रखना है कि पत्तियों में उनकी मीजोफिल कोशिकाओं से जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है तो इन कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है, डीपीडी का मान बढ़ जाएगा। पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाएगा। इनका डीपीडी बढ़ेगा तो ये अपने पास वाली कोशिका से जल का अवशोषण करती है, यानी कि ये शिराओं की जाइलम वाहिका से जल का अवशोषण करती है, जिससे कि जाइलम वाहिकाओं में डीपीडी का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये डीपीडी का जो अंतर है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? नीचे जड़ों के जाइलम तक पहुँच जाता है। फिर ये जड़ों के जाइलम से कहाँ पहुँच जाता है? मूल रोम तक पहुँच जाता है। और मूल रोम में जब डीपीडी अधिक होगी तो मूल रोम बाह्य वातावरण से जल का अवशोषण करेगा और जल अवशोषित कर ये आगे कहाँ पहुँचा देगा? आगे की कोशिकाओं से। तो इस तरह से ये जल निरंतर मूल रोम से ऊपर मीजोफिल कोशिकाओं तक जल स्तंभ बना रहता है, यानी कि ये जल लगातार मूव करता रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन पुल थ्योरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन का भी सबसे मुख्य रोल वाष्पोत्सर्जन का ही होता है।
अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो फिर रसारोहण कम होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन